तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई बार क्राइम से ज़्यादा कहीं दिलचस्प उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। मतलब एक क्राइम हुआ, लेकिन फिर पुलिस कैसे उसकी जांच करती है। उस जांच के दौरान बहुत सारे दिलचस्प मोड़ आते हैं और कई क्राइम तो इस तरीके से जो सुलझाए जाते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें, उसमें पुलिस ने जिस तरीके से काम किया होता है, उसकी अगर बारीकियों को हम सुने या समझते हैं तो लगता है कि यार ये कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब सुनने और सुनाने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसमें कई दिन, हफ्ते, महीने, सालों की मेहनत शामिल होती है। आज की कहानी ऐसी एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बेहद नायाब और दिलचस्प कहानी है। कहानी कर्नाटक की है। कहानी की शुरुआत 2012 सितंबर के महीने में होती है। कर्नाटक के उडुपी में एक नए एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की तैनाती होती है। हर नया पुलिस अफसर जब किसी इलाके में पोस्टिंग पाता है तो उसकी कोशिश होती है कि शुरू में थोड़ा दिखाऊं कि बेहतर हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कई बार वो सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन इन एसएसपी साहब ने, जिनका नाम SD शरणप्पा था, चार्ज संभालते उडुपी में अपने सारे जितने भी स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बुलाया और एक मीटिंग ली। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उन्होंने कहा कि मुझे हर पुलिस स्टेशन के जो सबसे ओल्डेस्ट केस हैं, जो अब तक सुलझे नहीं हैं, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका, उनकी डिटेल्स चाहिए। और हर पुलिस वालों का अब काम है, हर पुलिस स्टेशन के उनके जुरिसडिक्शन में, कि जो अनसॉल्व केसेस हैं उनको सुलझाना, और ये प्रायोरिटी होगी। तमाम पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइलों को खंगाला गया, ढूंढ ढूंढ कर पुराने केसेस की लिस्ट बनाई गई, एसएसपी साहब के दफ्तर में भेजी गई। फिर एक मीटिंग हुई, उन केसेस के ऊपर दोबारा नज़र डाली गई, और फिर उन केसेस में से ऐसे केस जो बेहद दिलचस्प भी थे और जिन्हें लगता था सुलझाया जा सकता था, अब तक क्यों नहीं सुलझा, उस पर ख़ास नज़र डाली गई। इत्तेफाक से उस वक्त उसी कर्नाटक के पुत्तूर पुलिस स्टेशन में एक नए इंस्पेक्टर की भी बहाली हुई थी। जैसे एसपी साहब आए थे, सुरेश कुमार पी इन इंस्पेक्टर साहब का नाम था। ये पुत्तूर में तैनाती पाया था इन्होंने। तो एसएसपी के हुक्म हिसाब से इन्होंने भी उस पुत्तूर पुलिस स्टेशन की पुराने फाइलों को खंगालना शुरू किया। कुछ केसेस इन्होंने निकाले जो अनसॉल्व थे, एसएसपी के दफ्तर में भेजा गया। अब एसएसपी साहब ने उसमें से कुछ केसेस पे कहा कि इस पे आप लोग काम कीजिए। अब पी कुमार ने कई केसेस में जो सबसे पहला केस चुना वो 2012 में करीब 11 साल पुराना हो चुका था, यानी 2001 का एक केस था। असल में उन्होंने उस केस की कई बार स्टडी की, उस इंस्पेक्टर ने। स्टडी करने के बाद पूरा उस केस जब ये हुआ था इंसिडेंट, तब भी जो पुलिस की टीम थी उसने बड़ा अच्छा काम किया था। कम से कम जांच के मामले में हर चीज़ रिकॉर्ड पर थी। तो उन्होंने केस को पढ़ना शुरू किया। केस कुछ यूँ था कि 9 जून 2001 इसी पुत्तूर इलाके में रहने वाली एक मलिका नाम की लेडी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि मेरे हस्बैंड, जिनका नाम विश्वनाथ राय है, वो 2 दिन से घर नहीं लौटे हैं। यानी 7 जून को उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, और 7 के बाद वो लौटे नहीं। ऐसा 1-2 बार और भी हुआ था कि वो घर एक आध दिन नहीं आए, लेकिन फ़ोन पे इन्फॉर्म किया था। तो अपनी कंप्लेंट या मिसिंग रिपोर्ट में मलिका राय ने यह लिखाया कि 7 जून को जब वो घर से निकले तब उनका फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि दुबई से कोई एक पार्टी आ रही है और उससे मुलाकात, एक मीटिंग है, और उसके लिए हम बेंगलुरु जा रहे हैं, और मेरे साथ में मेरा बिजनेस मैनेजर, जिसका नाम विश्वनाथ शेट्टी है, वो भी जा रहा है। जो विश्वनाथ राय थे, उनकी एक फाइनेंस कंपनी थी और उस कंपनी के ओनर थे, और विश्वनाथ शेट्टी उसी कंपनी में उनका मैनेजर। तो उन्होंने कहा कि ये कहकर वो घर से 7 जून को निकले, लेकिन उसके बाद वो लौटे ही नहीं। इस दौरान मैंने 8 जून को फ़ोन किया, जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ। तो फिर मैंने मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है और वो दूसरी तरफ है, मैं इधर हूँ। बट जब भी मैं उससे कहूँ कि अच्छा ठीक है मेरी बात करा दो, तो वो फ़ोन कट कर देता था। तो ये मिसिंग कंप्लेंट थी। अब इस मिसिंग कंप्लेंट में एक चीज़ साफ थी कि विश्वनाथ राय अपने मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी के साथ गए,
पत्नी को बता कर गए। पत्नी ने अगले दिन फ़ोन किया, विश्वनाथ शेट्टी ने फ़ोन उठाया, लेकिन उसने कभी भी उनके पति से उनकी फ़ोन पर बातचीत नहीं कराई, बल्कि फ़ोन काट दिया। पुलिस ने इसके बाद मिसिंग कंप्लेंट लिखी, तफ्तीश शुरू की। इत्तफाक से 2 दिन बाद 9 जून की ये कंप्लेंट थी। 11 जून की तारीख आ गई। 11 जून को एक दूसरे पुलिस स्टेशन के करीब एक लावारिस लाश मिलती है। उस लावारिस लाश की पहचाने जाने लायक नहीं थी। तो पुलिस ने उस लावारिस लाश को उठाया, उसको पोस्टमार्टम कराया और मॉर्चरी में लाश को रख दी। अब चूंकि इधर एक मिसिंग कंप्लेंट थी, तमाम पुलिस स्टेशन को भी खबर दी गई कि एक लावारिस लाश मिली है। तो जब पुट्टर पुलिस स्टेशन को इस लावारिस लाश के बारे में जानकारी मिली, तो वो उस पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करती है और फिर मॉर्चरी जाती है। लाश की कोई शिनाख्त नहीं थी, बस सिर्फ एक था कि लाश ने जो कमीज़ पहन रखी थी, जो शर्ट, उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था और उस कॉलर पर सिंधु पुट्टर 21376 ये लेबल पे लिखा हुआ था। सिंधु पुट्टर 21376, बस यही था। तो अब इससे ये था कि पुट्टर का ही ये कोई शख्स हो सकता है। उधर पुट्टू में एक मिसिंग कंप्लेंट थी विश्वनाथ राय की। फौरन पुलिस ने मलिका यानी विश्वनाथ राय की वाइफ को कांटेक्ट किया और उन्हें बुलाया। उस सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में ले जाया गया। वहाँ उन्होंने लाश देखी, कमीज़ को पहचान गई और उन्होंने कहा कि ये उनके पति की लाश है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था कि जिसकी मौत हुई है उसका कत्ल किया गया है। अब पुलिस ने मिसिंग की जगह 302 मर्डर का केस दर्ज किया, केस की तफ्तीश शुरू की। अब विश्वनाथ शेट्टी पहला जिसके ऊपर शक, क्योंकि आखिरी बार वही साथ गया था और उसी से मलिका की बात हुई। लेकिन वो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जब से विश्वनाथ राय गायब है 7 जून के बाद, तब से विश्वनाथ शेट्टी भी गायब है। अब 8 जून को बात हुई, ये भी था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि 8 जून को ही शायद विश्वनाथ राय का कत्ल हुआ, लेकिन उसके बाद विश्वनाथ शेट्टी भी गायब। अब बड़ी अजीब कन्फ्यूज़न। पुलिस को ये भी डर कि कहीं ये दोनों किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए, कहीं ये डबल मर्डर तो नहीं हो गया। अब पुलिस आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन से कोई और लावारिस लाश मिली हो, इसकी जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन ऐसी कोई लावारिस लाश मिली नहीं। अब पुलिस की टीम विश्वनाथ रेड्डी के घर पहुंचती है। विश्वनाथ रेड्डी के घर में एक पत्नी और एक उनका बेटा। उस वक्त बेटे की उम्र करीब 5-6 साल थी। पत्नी से जब पूछा तो उसने बताया कि हाँ, वो विश्वनाथ राय के साथ बेंगलुरु के लिए निकले थे और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं, उनका भी फ़ोन बंद है और हमें कोई जानकारी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। और पता चला कि उनकी वाइफ ने भी एक मिसिंग कंप्लेंट डाल रखी है। अब पुलिस परेशान, डर सता रहा है कि कहीं ये डबल मर्डर का केस तो नहीं। लेकिन फिर एक चीज़ जो है वो पुलिस को चौंका रही थी, वो ये कि जब 7 जून को निकले, 8 जून को मलिका ने फ़ोन पे बात की, विश्वनाथ रेड्डी ने फ़ोन उठाया, लेकिन जब भी वो कहती कि मेरे पति से बात कराओ तो वो फ़ोन काट देता। इसका मतलब है कि शक के दायरे में विश्वनाथ रेड्डी था। अब पुलिस ने विश्वनाथ रेड्डी को इधर उधर ढूंढना शुरू किया, तमाम कोशिश कर ली, वो मिला नहीं। इस दौरान में फिर पुलिस को पता चला कि उस दिन जब 7 जून को ये निकले थे, तब एक और शख्स इन दोनों के साथ था। उसका नाम था सुभाष चंद्रा। पुलिस ने सुभाष चंद्रा को उठाया और उससे पूछताछ की। सुभाष चंद्रा ने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं उस रोज़ साथ था, हम बेंगलुरु जा रहे थे, रास्ते में एक जगह रुके, बियर खरीदी, बियर पी। इस दौरान में विश्वनाथ राय और विश्वनाथ शेट्टी में कुछ बिजनेस को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और उसी गुस्से में विश्वनाथ शेट्टी ने एक लोहे का रॉड उठाया और विश्वनाथ राय के सर पर मार दिया। उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने उसकी गाड़ी के अंदर लाश रखी और लाश ले जाकर उसने फेंक दिया। मैं घबरा गया, मैं वहाँ से वापस आ गया। झूठ बोलने, सच छुपाने, सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम में सुभाष चंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली कल्प्रिट अब विश्वनाथ शेट्टी गायब है, जिसके बारे में अब तक डाउट था कि कहीं उसका भी कत्ल हो गया। अब सुभाष चंद्रा के बयान से ये हो गया कि विश्वनाथ राय का कातिल कोई और नहीं बल्कि विश्वनाथ शेट्टी है। अब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, हर जगह ढूंढा, दोस्तों, रिश्तेदारों, दूर के रिश्तेदारों, बल्कि कर्नाटक के बाहर, तमिलनाडु, केरल तक में कई जानने वाले थे, सब जगह।
लेकिन कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2001 7 जून को वो घर से गायब हुआ था। 9 जून की कंप्लेंट थी और उसके बाद कहीं से भी अब विश्वनाथ शेट्टी का कातिल मिल नहीं रहा। 11 लंबे साल बीत गए। उसके बाद 2012 आया जब नए एसएसपी आए और उन्होंने हर थाने को कहा कि अपने पुराने केसेस को खोलो और उन्हें सुलझाओ। तब नए इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने जब ये फाइल पढ़ी विश्वनाथ राय मर्डर केस की, तो उस फाइल को उन्होंने कई बार पढ़ी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इस केस को सुलझाया जाए, लेकिन होमवर्क बहुत अच्छा किया था उस वक्त के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने, और बाकी हर चीज़ अपनी जगह पर फाइल में मौजूद थी। वो फाइल पढ़ते रहे, कोई नई चीज़ मिल नहीं रही थी। कुछ दिन बीत गए, पूरा उनका ध्यान अब इस केस पे है कि यार इसको सुलझाना है। दिन रात सोते जागते वो इस फाइल, इस केस, इसके किसी क्लू के बारे में पता करना शुरू किया। अपने लोगों को भेजा कि पता करो यार विश्वनाथ शेट्टी ने अपने फैमिली से कहीं कांटेक्ट किया कि नहीं किया। वो सब भी आ गए कि नहीं। पूरे गांव मोहल्ले, दूर के रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार, हर जगह पता कर लिया। पिछले 12 साल से उसका कोई सुराग नहीं है। अब ये सितंबर 2012 में इस केस को खोलने का हुक्म दिया गया था। अब 2013 आ गया। इधर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को कोई कामयाबी नहीं मिल रही। उन्हें लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तभी एक रोज़ वो फिर से, तो अब तक दर्जनों बार उस केस फाइल को पढ़ चुके, एक बार फिर पढ़ रहे। पढ़ते पढ़ते अचानक 2 लाइनों पर जाकर उनकी नज़र गड़ गई और इन 2 लाइनों से उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि इस केस को सुलझाना है तो इन्हीं 2 लाइनों पर फोकस करो। वो लाइन क्या थी? जब विश्वनाथ शेट्टी को ढूंढने के लिए 12 साल बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को सबको भेजा उस इलाके में जहां वो रहता था, तो पता चला कि नहीं, वो कभी लौट कर नहीं आया, आज तक नहीं आया। फिर उन्होंने पढ़ा कि यार लौटा नहीं, उसकी एक मिसिंग कंप्लेंट भी है विश्वनाथ शेट्टी की। तो उसमें पुलिस ने क्या रिपोर्ट दाखिल की? जैसे यहाँ एक मर्डर केस था, 12 साल से सुलझाया नहीं, एक जिंदा शख्स उधर भी मिसिंग कंप्लेंट उसकी वाइफ ने डाला, तो उसका क्या हुआ? ये सोचते ही वो फौरन उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ ने 12 साल पहले मिसिंग कंप्लेंट अपने पति की दर्ज कराई थी कि 7 जून को वो निकले और उसके बाद घर नहीं लौटे। वहां जाकर सारे उस पुराने आईओ वहां की उस केस फाइल को निकाला, तो पता चला कि शुरुआत में जब ये कंप्लेंट लिखाई थी उन्होंने 9 जून 2001, उसके बाद जून के महीने में और जुलाई के महीने में करीब 5 से 7 बार विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ पुलिस स्टेशन गई ये पता करने कि उनके पति का कोई सुराग मिला, जिंदा है नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ राय की लाश मिली थी तो ये भी था कि कहीं मर तो नहीं गए। लेकिन बाकी जब रिपोर्ट पढ़नी शुरू की मिसिंग, तो उस थाने के तमाम पुलिस वालों ने, जो उससे तबादला हो गया, जो नए आए, जो पुराने थे, जब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने पता किया तो एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। जानकारी ये कि जून से लेकर जुलाई अगस्त तक तो उनकी पत्नी कई बार थाने के चक्कर लगाई अपने पति के बारे में, उसके केस के बारे में जानकारी हासिल करने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने थाना आना बंद कर दिया। पिछले 11-12 सालों में उसने कभी थाने में जाकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पति का क्या हुआ, वो मिला, उसकी कोई खबर मिली, जिंदा है भी कि नहीं, कोई लाश तो नहीं मिली लावारिस। अब ये बात इंस्पेक्टर को थोड़ा सा अजीब लगा कि एक शख्स जो गायब है और उसकी पत्नी 11-12 साल हो गए, कभी जाकर पता ही नहीं कर रही है पुलिस स्टेशन में कि मेरे पति की असलियत क्या, वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। अब इसी एक लाइन पे सुरेश कुमार ने अपना सारा फोकस विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ की तरफ घुमा दिया। पता चला कि विश्वनाथ शेट्टी जब से उनका पति गायब हुआ, पति चूँकि एक मैनेजर था फाइनेंस कंपनी में, तो वो अपने और अपने बच्चों को पालने के लिए उसने वहीं लोकल कोर्ट में एक कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया था। कोर्ट के अंदर उसे एक कैंटीन मिल गई थी जिस कैंटीन को वो चलाती थी। तो उसकी पूरी रैकी शुरू की। अब विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ के मोबाइल को पुलिस ने नंबर निकाला और उसके नंबर को अब ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उन तमाम नंबरों को खंगाला, लेकिन ऐसा एक भी नंबर नहीं मिला जो लगे कि सस्पिशियस है और जिससे कभी बात होती हो और वो विश्वनाथ शेट्टी करता हो।
पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से भी पूछ लिया, किसी ने विश्वनाथ शेट्टी को इन 12 सालों में देखा ही नहीं। और ये घर में सिर्फ माँ और बेटे रहते थे। अब 12 साल के बाद बेटा भी करीब 17 साल का हो चुका था, बड़ा हो गया था। पुलिस ने कहा बेटे का भी मोबाइल को खंगालते हैं। किसी तरह बेटे का भी नंबर लिया, उसके भी नंबर को ट्रैक किया। उसके मोबाइल से भी ऐसा एक भी नंबर नहीं मिला जो शक के दायरे में आता हो। अब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को लगा कि यार 12-13 साल के बाद भी हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। फिर भी उन्होंने अपने 2 यंग कांस्टेबल को उस गांव में भेज दिया था जहां पे विश्वनाथ शेट्टी की बीवी और बेटे रहते थे, कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वहां जाओ और उन दोनों पे नज़र रखो, छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करो आस पड़ोस के लोगों से। अब दोनों यंग कांस्टेबल वहां गए। उन्होंने वहां के एक लोकल कांस्टेबल से दोस्ती कर ली, लोकल थाने के पुलिस से। अब उस कांस्टेबल के साथ कई हफ्ते उन्होंने गुजारे। पता चला कि विश्वनाथ शेट्टी का जो बेटा है, अब 17 साल की उम्र हो गई, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, और उस पूरे इलाके में जो भी क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट होता है वो उसमें हिस्सा लेता है। बाकायदा वो एक टीम का पार्ट है और टीम का बड़ा अहम मेंबर है। इत्तेफाक से जिस इलाके में वो रहता था, उस इलाके की जो पुलिस थी, जो थाना था, उसका भी एक कांस्टेबल उसी तरीके से यंग था और क्रिकेट का शौकीन था। तो वो भी क्रिकेट खेलता था और तमाम टूर्नामेंट में हिस्सा लेता था, और इसी क्रिकेट की वजह से वो विश्वनाथ शेट्टी के बेटे का दोस्त भी था, वो जानता था। ये बात उन दोनों कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को बताई पुत्तूर में। अब अभी तक इंस्पेक्टर को लग रहा था कि कुछ तो है जो हमसे मिसिंग है। जब ये खबर मिली तब उन्होंने कहा ठीक है, उस कांस्टेबल से कहो कि उसके बेटे को अपने भरोसे में ले और शायद उससे कुछ उगलवा सके। बात हुई कि ठीक है। तभी एक रोज़ एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। अब कांस्टेबल जो है लोकल, उसे कहा गया था कि उसके करीब जाना है। माँ और बेटे का मोबाइल चेक कर लिया गया था, कुछ मिला नहीं। एक रोज़ जब मैच चल रहा था तो बेटा चला गया बैटिंग करने के लिए, और उसके सारे किट, मोबाइल सब वहीं रखे हुए थे। जब वो बैटिंग कर रहा था, ये कांस्टेबल उस वक्त बाहर बैठा हुआ था। जब वो बाहर बैठा था तभी अचानक उसके किट विट पे नज़र पड़ी। एक फ़ोन की घंटी बजी, उसने फ़ोन उठाकर कट कर दिया। कट करने के बाद उसने ध्यान से देखा तो देखा कि 2 फ़ोन हैं। अब 2 मोबाइल देखकर वो थोड़ा सा चौंका, पर फिर भी उसे लगा कि बच्चा है, लड़का है, आजकल लोग 2-2 रखते हैं शौक से। तो उसने कहा ठीक है, कोई फ़र्क नहीं। उसने वो फ़ोन वापस रख दिया। उसके बाद वो खेल कर आया। उसने कहा तुम्हारा कोई फ़ोन बज रहा था, मैंने काट दिया। उसने कहा थैंक यू। उसके बाद वो चला गया। अब मैच के बाद हर दिन वो 2 पुलिस जो पुट्टूर से आई हुई थी, स्पेशली कांस्टेबल, वो डिपेंडेंट थे इस कांस्टेबल पर, तो वो डेली पूछते थे क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आज क्या हुआ मैच में, कौन हार जीत, कैसा खेला। फिर उन्होंने पूछा और कोई बात बताओ, उससे कुछ उसने उगला। उसने कहा नहीं, कुछ उगला नहीं। फिर उसने अचानक यूँ ही वेग सा बताया कि यार वो जब बैटिंग कर रहा था, मैं उसके लगेज के पास था, किट के पास जो क्रिकेट का होता है, तो अचानक उसका फ़ोन बजा था। मैं सोचा पहले उठाऊँ, फिर मैंने कहा क्यों उठाऊँ, रख दिया। तो उन्होंने कहा तुझे उठाना चाहिए था, क्या पता उससे कोई क्लू मिले। बोला नहीं, दूसरे कैसे उठाता। और उस वक्त मैं क्रिकेट की तरफ ध्यान था, स्कोर कार्ड पर बोला कि उस दिन 2 फ़ोन देखे मैंने उसके। अब जैसे ये 2 फ़ोन की बात सुनी दोनों कांस्टेबल ने, उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके एक फ़ोन की पूरी रेकी करवा रखी थी। उसके CDR निकाल रखे थे, माँ के भी और बेटे के भी, और उनमें से कुछ नहीं मिला। अब जैसे ही पता चला कि बेटे के पास 2 मोबाइल है, अब उनके कान खड़े। उन्होंने इंस्पेक्टर को बताई ये बात। इंस्पेक्टर को लगा कि शायद दूसरे फ़ोन से कुछ राज मिले। अब उन्होंने दूसरे फ़ोन का पीछा शुरू किया। फिर एक क्रिकेट मैच हुआ, और उस मैच के दौरान में उस कांस्टेबल ने उससे उसका दूसरा नंबर ले लिया मांग कर। बोला तेरा दूसरा नंबर भी है, मोबाइल देखा मैंने, कभी इमरजेंसी हो तो दे देना है, मैच के दौरान कहीं टूर्नामेंट में काम आएगा। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था, उसने दूसरा मोबाइल नंबर दे दिया। जब दूसरा मोबाइल पुलिस के हाथ लगा तब उसकी CDR निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। शुरुआत में उसमें भी कुछ नहीं मिला। पहले 3 महीने की निकाली गई, कोई फ़ायदा नहीं। फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की। अब 1 साल की CDR इंस्पेक्टर के टेबल पर है और वो देख रहा है, और उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिस पर शक किया जाए। लेकिन गहराई से जब स्टडी की गई तभी
इंस्पेक्टर चौंकता है। वो देखता है इसमें से एक नंबर ऐसा है जो सिर्फ हर 2 महीने के बाद एक कॉल करता है, आता है। अच्छा, आमतौर पर उन नंबरों को पुलिस ज़्यादा ध्यान देती है, तवज्जो देती है जो बहुत ज़्यादा जिसके कॉल आ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा कॉल है तो भाई क्यों कर रहा है, उसकी फिर आप जांच करते हैं। पर यहाँ पुलिस उस चीज़ को तो चेक कर रही थी, ज़्यादा कॉल किसके हैं, सबको छान मारा, कुछ नहीं मिला। एक कॉल ऐसा है जो साल में सिर्फ 6 कॉल आए और हर 2 महीने में पाबंदी से एक कॉल आता था, उसको नज़रअंदाज कर दिया। अब जब उन्होंने एक एक नंबर को चेक करना शुरू किया तो फिर उन्होंने देखा कि ये एक कॉल है जो 2 महीने में एक कॉल आया। फिर पलटा 2 महीने पुराने गए तो देखा फिर 2 महीने में पहले आया था। ऐसे करते करते हर 2 महीने में, तो ये 2 महीने में एक कॉल का रहस्य समझ में नहीं आया। फिर अब उस कॉल के ड्यूरेशन को देखा तो देखा कि जब भी ये कॉल आता है 2 महीने में एक बार, तो कम से कम 20 से 30 मिनट तक बात होती है और इतनी लंबी बात और किसी नंबर पे हुई नहीं है। अब 2 चीज़ें पुलिस के सामने कि एक कॉल था 2 महीने में और उस कॉल का ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट, मतलब कुछ है। अब उस नंबर को पुलिस सर्विलांस पर लगाती और उस नंबर को ढूंढती कि नंबर है कहाँ का। जब उस नंबर को पुलिस तलाशती है जो हर 2 महीने में कॉल विश्वनाथ शेट्टी के बेटे के मोबाइल पर आता था, तो ये नंबर निकला तमिलनाडु के ईरोड इलाके के एक जंगलों का। जंगल के पास एक बस्ती है और ये वो इलाका है जो कभी वीरप्पन, चंदन तस्कर वीरप्पन के छुपने का एक ठिकाना रहा था। अब पुलिस को लगा कि ये तमिलनाडु के ईरोड से ये नंबर है जहाँ से ये कॉल आता है, तो वहाँ कौन हो सकता है। फ़ौरन पुलिस की एक टीम को अभी रोड भेजा जाता है। वहाँ पे उसकी कुछ तस्वीरें थी पुरानी, लोग लेकर जाते हैं, ढूंढते हैं खामोशी से पुलिस वाले सिविल ड्रेस में कि भाई इस बंदे को आपने कहीं देखा है, देखा है, देखा है। इत्तेफाक से एक बंदा उस फोटो को देखकर पहचानता है, पर वो कहता साहब आप जिसे ढूंढ रहे हैं ये वो नहीं है, ये तो राज साहब है। कहता नहीं, इनका नाम विश्वनाथ शेट्टी है। बोला नहीं, ये तो राज साहब हैं, यहाँ राज फाइनेंस है एक, और ये उन्हीं की फाइनेंस कंपनी है। अब ये फाइनेंस मैनेजर रहा, पुलिस के कान खड़े हुए, उन्होंने कहा चलो उसी राज को ढूंढते हैं। अब वो करते करते वहीं पे एक घर में पहुंचते हैं। अगस्त 2014 की बात थी। पहुंचते हैं, जिस घर में पहुंचे घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, सामने वही 13 साल पुराना विश्वनाथ शेट्टी खड़ा था। जैसी नज़र पड़ती है पुलिस उसे अपने साथ लेती है और वापस पुत्र लेकर आती है। 13 साल पुराना एक कातिल, एक क्रिकेट मैच और एक लड़का जिसके मोबाइल पर एक कॉल जो हर 2 महीने में करता था और 20 से 30 मिनट बात करता था, इसके ज़रिए यानी एक क्रिकेट मैच के थ्रू एक कातिल 13 साल बाद पकड़ा गया। अब उससे पूछताछ शुरू हुई, तब उसने कहा हाँ बिज़नेस के लेन देन को लेकर मैंने मारा। तो फिर पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर 13 साल तक ये छुपता कैसे रहा। उसने बताया कि मैंने मर्डर के बाद मैं केरल चला गया। केरल में एक डॉक्टर के फार्म हाउस पे मैंने नौकरी की। मेरा काम अच्छा था, डॉक्टर साहब मुझसे खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझे तमिलनाडु के इस रोड इलाके में ले आए। वहाँ पे भी उनका एक बड़ा सा फार्म हाउस, उसकी देखभाल करता था। फिर मैं उनके फाइनेंस के बारे में उनको जब मैंने सजेशन देना शुरू किया तो वो और खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर मैंने अपनी राज फाइनेंस कंपनी शुरू कर दी और यहीं रहता था। मुझे मालूम था कि पुलिस लगातार मेरे घर, ख़ासतौर पर मेरी बीवी और बेटे पे नज़र रखती है। तो कभी कभार साल में एक बार मैं बीवी को यहीं तमिलनाडु में बुलाता था और यहीं एक गेस्ट हाउस पे, अपने घर में भी नहीं बुलाता था क्योंकि ख़तरा नहीं चाहता था। तो वहीं एक छोटे से किसी कस्बे में ले जाता, वहाँ एक गेस्ट हाउस में हम 2 से 3 दिन तक बीवी और बेटे के साथ रहते। फिर वो अपने गांव चली जाती, मैं इधर रुक जाता। और 2 महीने में मैंने उनसे कह रखा था कि तुम लोग मुझे कॉल नहीं करोगे। हर 2 महीने में एक दिन मैं कॉल करता था और वो जो फ़ोन था उस नंबर पे करता था जो बीवी और बेटे के नाम पे रजिस्टर्ड, सभी के पास, दोस्तों परिवारों के पास नंबर था, उस पर नहीं, बल्कि एक नया सिम था और वो सिम किसी और को पता नहीं था। तो उसी सिम पे मैं 2 महीने में एक बार कॉल करता था। बट मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्रिकेट मैच की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। विश्वनाथ शेट्टी खुद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की लाइन को सुनकर हैरान रह गया था। खैर पुलिस ने उसे पकड़ा, उसके बाद जेल भेजा, लेकिन साल भर के अंदर अंदर वो ज़मानत पर बाहर आ गया। ज़मानत के फैसले पर भी हैरानी हुई मलिका को। इसके बाद लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। 14 में वो पकड़ा गया था, 2014 में पकड़ा गया था। उसके बाद
साल भर के अंदर वो बाहर, मुकदमा चलता रहा। 2021 में आखिरकार लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 13 दिसंबर 2021 को जो जज थे उन्होंने अपने फैसले में कहा कि एक तो कत्ल जैसा संगीन जुर्म, लेकिन उस कत्ल के बाद इस कातिल ने जिस तरीके से कानून और दुनिया से खुद को छुपाया और उस छुपाने के लिए जो साजिश रची, इससे पता चलता है कि इसका दिमाग कितना शातिर है। इसलिए ऐसे कातिल, ऐसे मुजरिम के साथ रहम की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, इसलिए इसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। 2021 में लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई विश्वनाथ शेट्टी को, और तब से वो जेल में है। और इस फैसले के ख़िलाफ़ अब उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील कर रखा है। तो ये थी आज की कहानी, एक पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक तरह से दिलचस्प कहानी। वैसे भी वर्ल्ड T20 चल रहा, और यहाँ कहाँ है क्राइम की दुनिया में एक क्रिकेट ने क्या रोल प्ले किया कि कातिल को 13 साल बाद सलाखों के पीछे पहुँचा दिया और फिर उम्र कैद की सज़ा भी दिलवा दी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अभय, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभय। और ये सुनीता जी और उमेंद्र चौरसिया जी, इन दोनों के बेटे हैं। साथ ही जगदीप सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जगदीप। और ये मानसा, सिद्धू मूसेवाला जी का जो गांव है, वहाँ पंजाब से हैं। इसके अलावा अनिल कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनिल। भेजा जगदीश ने। साथ ही रिंकू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिंकू। और भेजा है जग प्रताप सिंह ने। साथ ही मोहम्मद इमरान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इमरान। भेजा है सुलेमान ने। और अनीता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनीता। और ये भेजा है गुरविंदर एंड रानी, उनकी बेटी हैं। इसके अलावा शेखर बदाके जी, थैंक यू सो मच। मेल और मैसेजेस तो आते हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में एक ख़त भेजा, लेटर भेजा, और आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। बैनर्जी को भी मैंने आपका लेटर पढ़ा दिया है, तो थैंक यू सो मच शेखर भाई। पुणे से हैं ये। इसके अलावा अपूर्वा श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच। और पक्का मैं बीच बीच में, मैंने जैसे कहा था, जब जब बारी आएगी इसकी पिक्स और कहानियाँ आपको सुनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। अरविंद कुमार, इन्होंने यूपी मर्डर की एक बारे में खबर भेजी, और मैंने अरविंद भाई अपने रिपोर्टर को भेज दिया है, तो जल्दी इस पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुधीर दहिया, एक कहानी की फरमाइश की, अमित टोरेंटो से, थैंक यू सो मच अमित भाई। इसके अलावा महेंद्र, एक कहानी की फरमाइश की है। संजू भैया, सॉरी संजू भाई, न्यूयॉर्क में आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये शिकायत आपकी गलत है कि मैंने कॉल नहीं किया। मैंने आपको 2-3 बार कॉल किया, आपने जो नंबर भेजा था, लेकिन एक बार भी वो कॉल नंबर मिला नहीं, पता नहीं क्या वजह थी। इसके अलावा सुमोन चटर्जी जी, थैंक यू सो मच, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। और संजय कुमार, संजय साहब ने, शायद बनर्जी ने कोई, इन्होंने पूछा था कहानी के दौरान। लोकेंद्र सिंह, अपने पुराने साथी लोकेंद्र के बारे में कि वो हैं कहाँ, कुछ बताते नहीं हैं, तो लोकेंद्र कुछ वजह थी इसलिए वो यहाँ से चले गए, और अब वो लखनऊ में हैं, और लखनऊ में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।